नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने बढ़ाया जिंसों का समर्थन मूल्य। मधुमक्खी पालन साबित हो सकता है मुनाफे का व्यवसाय। किसानों को मेंथा से हो रहा कम फायदा। बारिश की स्थिति देखकर करें धान के उन्नत किस्मों की रोपाई। केंद्र सरकार ने किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शुरू। मछली पालन दे रहा रोजगार। और पर्यटन भवन लखनऊ में हो रहा मैंगो फीस्ट का आयोजन। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही 200 रुपए का बोनस भी देने का ऐलान किया है। इस तरह से दाल के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 275 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में ये निर्णय लिया गया। समिति ने कृषि मूल्य व लागत आयोग यानी CACP की सिफारिशों को बिना रद्दोबदल के मंजूरी दी है। दालों के साथ ही चालू खरीफ सीजन में धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की गई है। सरकार ने धान, दलहन, तिलहन सहित अन्य खरीफ फसलों में 2015-16 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। कृषि से जुड़े युवा या वे लोग जो कोई कम लागत का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मधुमक्खी पालन का स्वरोजगार फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से न सिर्फ लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा है, बल्कि खादी ग्राम उद्योग भी इसके लिए अपनी तरफ से कई सुविधाएं प्राप्त करा रहा है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद और मोम मिलता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। फिलहाल शहद उत्पादन के मामले में हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पर है। मधुमक्खी पालन के लिए योग्यता की बात करें तो मधुमक्खी पालन से संबंधित कई तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साइंस स्ट्रीम से स्नातक होना जरूरी है, जबकि हॉबी कोर्स के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। प्रशिक्षण के लिए 1 हफ्ते से लेकर 9 महीने तक का कोर्स उपलब्ध है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस व्यवसाय में दिलचस्पी रखता हो, वो भी प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसकी प्रशिक्षण शुल्क फीस 500 से लेकर 4000 रुपए तक है। किसानों ने मेंथा की पेराई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मिले सूत्रों के मुताबिक किसान अपनी मेंथा की फसल से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मौसम की बेरुखी के चलते इस बार तेल कम निकल रहा है। दरअसल मेंथा की फसल बारिश पर निर्भर नहीं होती। इसके लिए किसान अन्न सिंचाई के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई माह में आमतौर पर देश में लगभग 62 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि इस बार केवल 54 मिलीमीटर पानी बरसा है। अगर मौसम सही रहता और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो प्रति एकड़ करीब 10,000 रुपए ही खर्च आता, लेकिन बारिश न होने के कारण मेंथा किसानों को इस बार प्रति एकड़ करीब 3,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़े हैं। कृषि भवन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 2,45,000 हेक्टेयर में इस बार मेंथा लगाई गई थी। मेंथा की कटाई और पेराई करते समय किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे तेल अच्छा निकले, इस बारे में सीमैप के वैज्ञानिकों का कहना है कि मेंथा के पौधे की नीचे की पत्तियों में सबसे ज्यादा तेल होता है। इसलिए जैसे ही नीचे की पत्तियां पीली होने लगे, तुरंत उसकी पेराई कर लें, नहीं तो नीचे की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं, जिससे पेराई में कम तेल निकलता है। इसके अलावा मेंथा की पेराई 80 से 90 दिन के अंदर ही कर लें। मेंथा की कटाई करने के अगले दिन ही पेराई कर लें। मेंथा को काट कर ढेर लगाकर ना रखें। मेंथा की पेराई करते समय जिस ड्रम में क्वाइल हो, उस ड्रम के पानी को अधिक गर्म ना होने दें और उसे बार बार बदलते रहें। साल 2015 में अगर सामान्य से कम पानी बरसा तो 1 दशक बाद ऐसा होगा कि लगातार 2 साल पानी कम बरसेगा। कम बरसात का सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो खरीफ में धान जैसी फसलें उगाते हैं और जिनमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के प्रभाव के चलते साल 2015 के मॉनसून में सामान्य से 12% कम बारिश का अनुमान है।
इस साल कम वर्षा की संभावना को देखते हुए अपेक्षाकृत कम पानी और कम समय वाली धान की किस्में लगानी चाहिए। ऐसी धान की कुछ किस्मों में सौभागी, वंदना, अंजलि, शुष्क सम्राट, सत्यभामा, वीरेंद्र आदि शामिल हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक भारत सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के दृष्टिकोण से एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शुरू किया है। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि देसी नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 67.13 करोड़ रुपयों में से 37 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। राज्य योजना के अंतर्गत गोकुल ग्राम की स्थापना एवं सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य अभी तक 37 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ ही खर्च कर पाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2013-14 में 24.19 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हुआ। कृषि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि गंगा तीरी नस्ल को हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद NBAGR द्वारा एक अलग नस्ल के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नस्ल है और इसके संरक्षण संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। मछली पालन सेक्टर ने देश में करीब 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। देश के तटीय इलाकों वाले राज्यों में मछली पालन एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। एक जानकारी के मुताबिक आजादी के बाद देश में मछली के उत्पादन ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दुनिया में मछली उत्पादन का करीब 4.5% हिस्सा भारत में होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का एक आंकड़ा बताता है कि 1990 से 2010 के बीच यानी 20 सालों में भारत में मछली का उत्पादन दोगुना हुआ है। सालाना 65 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश के कुल कृषि उत्पाद में मछली पालन उद्योग करीब 5% की भागीदारी निभाता है। हाल के वर्षों में मछली खाने के शौकीनों में महंगी मछलियां खाने वालों का शौक काफी बढ़ा है, इसलिए महंगी मछलियों का कारोबार भी काफी बढ़ता दिख रहा है। देश से मत्स्य उत्पादन के निर्यात में भी काफी तेजी दिखी है। मछली उत्पादों की 50 से ज्यादा किस्में दुनिया के 75 देशों को निर्यात की जाती है। कृषि उत्पादन के निर्यात में करीब 20% हिस्सेदारी मत्स्य उत्पादों की होती है। कल दिनांक 21 जून को लखनऊ के पर्यटन भवन में मैंगो फीस्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए हर संभव मदद करेगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। आम प्रदर्शनी का महोत्सव के रूप में आयोजन किया जाना दूरगामी अच्छे परिणामों का सूचक है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में 1510 रुपए, बस्ती की मंडी में 1450 रुपए, इटावा की मंडी में 1450 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में 2050 रुपए, बस्ती की मंडी में 2025 रुपए, इटावा की मंडी में 2280 रुपए और लखनऊ की मंडी में 2225 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में 4150 रुपए, बस्ती की मंडी में 3750 रुपए, इटावा की मंडी में 4050 रुपए और लखनऊ की मंडी में भी 4050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में 610 रुपए, बस्ती की मंडी में 825 रुपए, इटावा की मंडी में 610 रुपए और लखनऊ की मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर प्याज की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में 1910 रुपए, बस्ती की मंडी में 1800 रुपए, इटावा की मंडी में 1450 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दालों में अरहर के दाल की बात करें तो आगरा की मंडी में 6500 रुपए, बस्ती की मंडी में 6400 रुपए, इटावा की मंडी में 6200 रुपए
और लखनऊ की मंडी में 6,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में केले की कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में 2,150 रुपए, बस्ती की मंडी में 2,700 रुपए, इटावा की मंडी में 2,800 रुपए और लखनऊ की मंडी में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित गुप्ता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम सभी ने ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जमीन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ताबड़तोड़ तरीके से किया, जिससे मृदा की जो संरचना है वो बिगड़ सी गई। अब अगर हमको मृदा का उपजाऊपन बढ़ाना है तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। और इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो गया है कि जैव उर्वरकों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, सबसे कहा जा रहा है, किसानों से भी अपील की जा रही है कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करिए, ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कई वर्षों से लगातार हम रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भर हैं, आज उसको बदलने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, लगातार रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करने से हमारी मृदा बीमार हो रही है, जिससे भूगर्भ जल भी दूषित हो रहा है। उसी जल का प्रयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी अच्छाइयाँ हैं जैव उर्वरकों की, कि इसके प्रयोग करने से हमारी उपज 15 से 30% तक बढ़ जाती है जी। और ये पौधों को इतना हष्ट पुष्ट, इतना वो प्रदान कर देता है, हेल्दी बना देता है, स्वस्थ बना देता है कि ये रोगों से लड़ते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को जैव उर्वरकों से 3 तरीके से फायदा है, मोटा मोटा। जी जी।
तो इसलिए आज इसका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है और इसके प्रयोग करने से ही हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 15 से 20% उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है जी। और जो कीड़े मकोड़े और खरपतवार ये सब होते हैं इनसे भी काफी हद तक सुरक्षा है। तो जैव उर्वरकों का प्रयोग तो अगर देखा जाए तो इसी लिहाज से करना आवश्यक है कि उत्पादन भी बढ़ रहा है, रोग भी कम लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब इतना ये महत्वपूर्ण है तो हम ये जानना चाहेंगे अपने किसान भाइयों की तरफ से कि कौन कौन से जैव उर्वरक हैं। देखिए, जो आज के खेती में प्रयोग करने के लिए जो बाजार में उपलब्ध हैं उसमें राइजोबियम कल्चर है, रेजोटोबैक्टर है, पीएसबी जिसको फास्फेट का उर्वरक भी कहते हैं, नील हरी शैवाल है, अजोला जैसे जैव उर्वरक इस समय बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से अधिकतर जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं वो राइजोबियम, रेजोटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर का प्रयोग अपने खेती में लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने 5-6 तरीके के बताया कि ये जैव उर्वरक हैं, जी। लेकिन इनका हमारे जो किसान हैं वो किस में प्रयोग करेंगे, किस फसल में प्रयोग करेंगे, किस समय प्रयोग करेंगे, कितना प्रयोग करेंगे, ये सभी कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। ये जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये जो जैव उर्वरक होते हैं हमारे वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम पहले जैव उर्वरक की बात करें जो राइजोबियम कल्चर कहते हैं, ये राइजोबियम कल्चर केवल दलहनी फसलों के ही उपयोग के लिए लाया जाता है। इसमें भी दलहनी फसलों में जो विभिन्न प्रकार के फसल हैं, मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, इस सब के अलग अलग राइजोबियम कल्चर आते हैं। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे अपने खेती में करें। बिल्कुल। तो इनका प्रयोग बीज शोधन में हम करते हैं। जैसे राइजोबियम कल्चर की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा इसमें किसान भाई अगर सावधानी बरतें हैं तो हम इससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे हम 200 ग्राम का पैकेट जब हम बाजार से क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको लाने के बाद इसमें थोड़ी सी एक विधि है कि आधा लीटर पानी में 100 ग्राम या 50 ग्राम गुड़ डाल के हल्का सा आग पे उबालते हैं और जब गाढ़ा घोल बन जाए तो उसको जो है हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम 10 किलोग्राम बीज के ऊपर इसको छिड़क देते हैं और उसके बाद 200 ग्राम जो राइजोबियम कल्चर होता है उसको खूब अच्छी तरीके से उसमें मिलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर एक परत चढ़ जाए राइजोबियम कल्चर की जो हम मिलती है। और हम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट ये बाजार से खरीदेंगे उसमें काला चूर्ण की तरह होता है, काला पाउडर की तरह होता है और उस पाउडर में ही ये राइजोबियम कल्चर के वो मिले होते हैं, जीवाणु मिले होते हैं। 1 ग्राम कल्चर में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। 1 ग्राम कल्चर में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। मतलब 10 लाख बैक्टीरिया अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे और उत्पादन को बढ़ाने में। बिल्कुल। और जब हम गुड़ से उसका लेपन कर देते हैं तो अच्छी तरीके से चिपक जाता है वो बैक्टीरिया और जिससे हम जब बीज की बुआई करते हैं तो इधर उधर नहीं छिटकता है। दूसरे जो गुड़ की मात्रा होती है उससे उनको शुरुआत के भोजन भी मिल जाते हैं जिससे मिट्टी में पड़ते ही क्रियाशीलता उनकी बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो राइजोबियम कल्चर है किसान भाइयों, उसमें जो डॉक्टर ने बताया कि गुड़ मिलाया जाता है, कितनी मात्रा मिलाया जाता है और उसको गर्म करना क्यों आवश्यक है, सबके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण जरूर है। इसलिए किसी भी जगह आप लापरवाही मत करिए। डॉक्टर साहब, आपने राइजोबियम कल्चर की बात तो बता दी कि दलहनी फसलों में क्या आता है, और भी आपने नील हरे शैवाल, पीएसबी, काफी कल्चरों की बात की, तो उनकी जानकारी भी हमारे किसान। देखिए, इसी तरीके से हमारा एजेटोबैक्टर जो वो भी आज बाजारों में उपलब्ध है। इस एजेटोबैक्टर का दलहनी फसलों को छोड़ के किसी भी फसल में इसका प्रयोग बीज शोधन या जड़ शोधन या मिट्टी शोधन के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मतलब ऐसी फसल जिसमें ज्यादा पानी न लगे, जिसमें इनकी क्रियाशीलता प्रभावित ना हो, ऐसी फसलों में एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गौर से समझ लीजिए और इसको चाहिए तो लिख भी लीजिए या बगल में आपको जो खड़ा हो उसको बता भी दीजिए समझने के लिए, जिससे आप भूलें ना। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग सिर्फ दलहनी फसलों में और दलहनी फसलों को छोड़ के जो प्रयोग होता है वो एजेटोबैक्टर। इस बात को खास तौर पर याद रखिए। राइजोबियम कल्चर मतलब दलहन और दलहन छोड़ करके मतलब एजेटोबैक्टर। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी और थे? एजेटोबैक्टर का जो काम है, हमारे किसान भाइयों को पता है कि वातावरण में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो अनुपलब्ध मात्रा में पड़े रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये वातावरण में जो मिट्टी में उपलब्ध हमारे नाइट्रोजन अघुलनशील मात्रा में पड़े हुए हैं, इनको वो पौधों को उपलब्ध कराता है, तो जिससे हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। मतलब डॉक्टर, वो जो कहीं ना कहीं जो गांठें होती है जिसको नाइट्रोजन नोडुल्स करके बोलते हैं, ये उसकी उपलब्धता को एक्टिव कर देता है, उपलब्ध कराता है और उन गांठों को और मजबूत करता है, जिससे हमारे पौधों को
उस समय जो वर्तमान में खेत में खड़े हैं, और फसल कटने के बाद उसके बाद दूसरी फसल जो ली जाती है उसमें भी वो उनको नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। मतलब डॉक्टर कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो फसल आपकी लगी हुई है उसमें तो ये महत्वपूर्ण है ही, और जो आप आगे फसल लगाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए कि कितनी अच्छी चीज है ये। इसी तरीके से पीएसबी कल्चर, जो इसको फास्फेटिका उर्वरक कहते हैं, जितना हम फास्फोरस अपने खेत में देते हैं उसका लगभग 60 से 75% फास्फोरस हमारे खेत में अघुलनशील मात्रा में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये बैक्टीरिया जब हम खेती में प्रयोग करते हैं तो वो निष्क्रिय फास्फोरस को सक्रिय बना के पौधों को उपलब्ध करा देते हैं, और जिससे हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं और रोग से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ती है, और 15 से 30% तक इसकी जो है उत्पादन क्षमता भी बढ़ा देता है। मतलब अगर इसको प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो जो आपका प्रयोग, जो आप 100 किलो डाल रहे हैं किसी भी चीज को, तो केवल 30% ही प्रयोग में आ रहा था, लेकिन अगर आप इसको डाल देते हैं तो 100 के 100% आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें जो सावधानियां हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करें, तो जैसे हमने एजोटोबैक्टर के बारे में बताया, इसके लिए भी सबसे अच्छी बात एजोटोबैक्टर और पीएसबी के साथ ये भी है कि आप इससे बीज शोधन भी कर सकते हैं, इससे जड़ शोधन भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारे सब्जी के हमारे काश्तकार किसान भाई हैं, तमाम सब्जियों के नर्सरी जब वो लगाते हैं तो नर्सरी लगाने के पहले हम उसमें उसका जड़ का शोधन कर सकते हैं और मृदा शोधन भी कर सकते हैं। ये जो समय आ रहा है, या कुछ हद तक माना जाए कि धान का समय चल भी रहा है, तो धान में क्या इनमें से जो जैव उर्वरक है इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं? वर्तमान समय में बहुत अच्छा प्रश्न आपने सही समय पे किया है। हमारे किसान भाई, बहुत से किसान भाई जानते भी हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उन किसान भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है, इस समय नील हरित शैवाल जो आप अक्सर खेतों में या पानी में काई के रूप में देखते हैं, तो हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन फ्री घूमता रहता है। ये जो हमारी काई होती है, नील हरी शैवाल, या अंग्रेजी में इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, अगर हम इनका प्रयोग अपने खेतों में कर दें तो वातावरण के जो नाइट्रोजन है, जिसको हम यूरिया के माध्यम से खेत में देते हैं, उसको वो ट्रैप करके पकड़ के हमारे पौधों को उपलब्ध करा देता है। इसमें धान के सीजन में अगर हम नील हरी शैवाल का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 1 हेक्टेयर में हम 30 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत कर सकते हैं, और जो भी वातावरण में नाइट्रोजन है वो उपलब्ध कराएंगे। अब रही बात नील हरी शैवाल के बनाने की या मिलने की, तो तमाम प्रयोगशालाओं में ये बन भी रहा है, और वैसे भी किसान भाई अगर चाहें तो मैं अगर संक्षेप में बता दूं थोड़ा सा, ये कहीं से भी कल्चर लाके एक गड्ढे में इसको पानी भर के छोड़ दें। गड्ढे में पहले यूरिया थोड़ा सा, डीएपी और कार्बोफ्यूरान, जिसे कीड़े ना पड़ने पाए, और मिट्टी डाल के उसमें छोड़ दें। 1 हफ्ते के अंदर इतनी तेज धूप में ये काई तैयार हो जाती है, और रोपाई के 2 से 3 दिन के बाद जब पानी लगा हो खेत में 5 इंच 6 इंच, उस समय ये नील हरी शैवाल का कल्चर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में छोड़ दीजिए, तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा खेत मतलब कहीं ना कहीं 1 हफ्ते में आपका जैव उर्वरक ये तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जैव उर्वरक बहुत ही जरूरी है, या तो आपने समझ लिया। अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे तो जो मृदा है, जो जमीन है, इसका उपजाऊपन खत्म होता रहेगा, और जनसंख्या बढ़ रही तो उपजाऊपन हमको बढ़ाना है, ना कि घटाना। इसलिए गौर करिए, ध्यान रखिए कि जैव उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दीजिए। नमस्कार।